नमस्कार। मेरा नाम है सत्संग और हम दोबारा हाजिर हैं नए एपिसोड के साथ। इजराइल में जो भारत सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर के जो भर्ती शुरू कर रखी है, जो कि पहले रोहतक में हुई और उसके बाद आजकल लखनऊ के अंदर चल रही है। उसको लेकर के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके बहुत सारे सवाल थे। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था और उस वीडियो को करीब कुछ घंटों में वो 6000 लोगों ने उसको व्यू किया है और बहुत सारे सवाल आए। तो एक बार दोबारा से हमारे साथ चंडीगढ़ से मेरे पत्रकार साथी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद गजाली। गजाली साहब, आपका स्वागत है और हम आपसे कुछ एक जरूरी सवाल करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपके साथ जुड़ने में हमेशा अच्छा लगता है। जी, मेरा गजाली साहब, मेरा सवाल जो है, जो कैंडिडेट्स ने कमेंट करके पूछा है, उसमें एक सवाल ये है कि इजराइल का वेदर कैसा है? क्योंकि हम इंडियन हैं, अभी यहाँ सर्दी चल रही है और फिर गर्मी आने वाली है, तो इजराइल का वेदर कैसा रहता है? जी देखिए, वेदर का साइकिल जो है इंडिया की तरह ही होता है कि सितंबर से जो है वहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है, सितंबर-अक्टूबर से। और वहाँ की ठंड जो है सितंबर-अक्टूबर से लेकर आप समझ लीजिए कि यही फरवरी-मार्च तक रहती है। लेकिन वहाँ जब पीक ठंड होती है, जैसे हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी पीक ठंड है, तो वहाँ की जो पीक ठंड है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है। और सबसे ख़ास बात है कि वहाँ की ठंड में बारिश बहुत होती है। तो और ठंड में हवाएँ बहुत चलती हैं, क्योंकि हवा बहुत चलती है वहाँ पर। और वो इलाके पर भी डिपेंड करता है कि आप अगर पहाड़ी इलाके से करीब हैं, जिस शहर में भी हैं, तो अगर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है या आप जहाँ पे रिहाइश है आपकी वहाँ के आस-पास पहाड़ हैं, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत चलती है, जो एकदम आपको आप अगर जैकेट और गर्म कपड़े ना पहने तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, आप झेल नहीं सकते। वैसी ठंड नहीं पड़ती है जो बाकी यूरोप के देशों में होती है जहाँ बर्फबारी हो रही हो, बर्फबारी का वैसा कुछ वहाँ पे है नहीं। आइसोलेटेड जगह पर कभी-कभार हो जाती है, जेरूसलम वगैरह के पहाड़ों पे कभी-कभार। और जहाँ कहीं भी आपकी रिहाइश होगी वहाँ हीटर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो घर में अक्सर लगे होते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी भी रखनी चाहिए कि जो हमारे श्रमिक भाई जा रहे हैं वहाँ पर, उनके रहने-वहने का क्या इंतज़ाम है? जहाँ तक मेरी समझ है कि भारत से तो थोड़ा बेहतर ही होगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप इंडियन कंडीशंस जैसे हिंदुस्तान में होता है कि आप काम करें और घर जाएँ, तो बेसिकली इंतज़ाम भी होंगे। लेकिन ठंड का जो वेदर है वो यही है कि सितंबर-अक्टूबर के बाद से ठंडी हवा शुरू होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ठंड पीक पे होती है, बारिश खूब होती है, तो आप ऐसे जूते और वहाँ चलना बहुत पड़ता है। एक ये भी ज़हन में रखें कि हालाँकि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन गलियों में चलना, पहाड़ों पे चलना हो सकता है कि उन इलाकों में पहाड़ी इलाके भी होते हैं, सड़कें ऐसे बनी होती हैं, ढलान वाली बनी होती है, तो आपको चलना भी बहुत पड़ सकता है। तो वैसे जूते ज़रूर रखें जिससे आपके चलने में आसानी हो, जो अक्सर हम देखते हैं। जी, गजाली साहब, इसमें मैं एक, चूँकि ठंड से संबंध बात हो रही है, तो हमारे यहाँ जैसे कोई बीमार हो जाता है, तो केमिस्ट शॉप पे जाकर पीसीएम ले आता है, एंटीबायोटिक ले आता है। तो क्या वहाँ भी अगर कोई बीमार हो जाए, तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई ले सकते हैं खा के? हम खुद के डॉक्टर बनते हैं ना ज़्यादातर, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो तब जाके हॉस्पिटल में हम जाते हैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, तो वहाँ क्या सीन रहता है? हेल्थ केयर जो है कहीं भी हिंदुस्तान से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। अगर आप किसी भी बाहर के देश में जाएँ तो, और अक्सर आप देखेंगे कि बाहर के लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं। इंश्योरेंस इनका ज़रूर, जो भी लोग वहाँ जाएँगे वो इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का वो ज़रूर एडवांस में पे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप पे करेंगे, आपका कार्ड बनेगा, लेकिन आपको जब भी किसी तरह की भी तकलीफ होगी, तो आप उस कार्ड पे इमरजेंसी नंबर दिए होते हैं या आपके जो एजेंट आपको ले जाते हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे, फिर वो आपको एक अस्पताल ले जाएँगे, फिर वहाँ देख-रेख होगी और फिर दवा मिलेगी। इससे बेहतर और एडवाइज़ेबल तरीका यही है कि ठंड में या छोटी-मोटी तकलीफ, जैसे मुझे अपना पर्सनल बताता हूँ, मुझे दाँत की तकलीफ रहती है, तो मैं अपने दाँत के दर्द की दवा लेकर गया था, नहीं ले जा पाया इस कन्फ्यूज़न में कि पता नहीं दवा ले जा सकते हैं या नहीं, तो वो मेरी गलती या भूल थी। वहाँ जाकर कुछ हिंदुस्तानी जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, उस छुट्टियों में घर आए, तो उसी वक़्त कोई इंडिया से आ रहा था इज़राइल, दूसरे यूनिवर्सिटी का, तो उनके थ्रू हमने दवा मँगा ली थी। लेकिन आप दवा लेकर जाएँ, दवा ले जाने में कोई आपके लिए मसला नहीं है। गज़ाली साहब, मैं एक और, जब हम किसी देश में जाते हैं, क्योंकि हम
इंडिया में रहते हैं, हमारी पैदाइश यहीं की है, तो यहाँ ये इस मिट्टी में हम पले-बड़े हैं, तो हमें यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जब वो विदेश की धरती पे जाते हैं, तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर पंजाब से, हरियाणा से, कनाडा और एडवांस कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ का तो फिर भी हमने सुना हुआ होता है। जहाँ तक इज़राइल की बात है, कुछ एक बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि भई ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कुछ एक ऐसी बातें जो भी हमारे श्रमिक भाई वहाँ जाएँगे काम के लिए, कुछ एक बता सकें तो आपके करीब साल का एक्सपीरियंस है, आप वहाँ इज़राइल में रहे। जी देखिए, सबसे पहली बात तो इज़राइल में एक चीज़ ध्यान रखें कि अभी सेंटिमेंट बहुत हाई होगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई हो रही है और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो कई बार धार्मिक रंग भी उसको मज़हबी रंग भी दे देते हैं। अब यहीं से समझने वाली बात शुरू होती है कि इज़राइल में मुसलमान भी रहते हैं, इज़राइल में यहूदी भी रहते हैं और दूसरे धर्म और मज़हब के लोग भी रहते हैं। इंडिया के साथ चाहे फ़िलिस्तीन का मुल्क हो या इज़राइल का मुल्क हो, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो वैसे जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि वैसे आपको कोई मसला होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ख़ास करके जो रेस्टोरेंट हों या जो ऐसी चीज़ें हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट की होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, खाने-पीने के स्टोर हैं, वहाँ पर जनरली आपको अरबी ओरिजिन के लोग मिल जाएँगे, जो अरबी होते हैं, चाहे वो ईसाई हों या मुसलमान हों। तो वो जनरली इंडियन लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आप भाषा की बात जब कर रहे थे, तो भाषा का उतना मसला नहीं होगा, अंग्रेज़ी के कुछ शब्द हैं, कुछ नहीं होता है, तो मोबाइल में आप हम तो ऐसे करते थे जो साफ बता दें, जैसे पनीर लेना है, तो वहाँ पनीर का नाम कुछ और होता है और वो कुछ और क्वालिटी का होता है, जो जल्दी से गल जाता है जी। और हम पनीर गला के तो खाते नहीं हैं। तो हम अक्सर मोबाइल में गूगल में जाकर उस चीज़ की फ़ोटो दिखा देते थे। अदरक चाहिए या धनिया चाहिए, तो वहाँ पर एक चीज़ और मुझे याद है कि साग अगर हम खाना चाहें तो यहाँ पर तो सरसों का होता है और भी चीज़ों का साग होता है। वहाँ पर भी ऐसा ही है कि कई दूसरे चीज़ों के पत्तों को वो साग की तरह खाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो किसी ऐसे मामले में या ऐसी चीज़ों से अपनी भावना को एक्सप्रेस ना करें क्योंकि वो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। चाहे आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, ना हों, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी अपने आप को सक्रिय ना करें, जहाँ तक उनके देश की बात है, वो बहुत सीरियसली इन चीज़ों को लेते हैं। आप चाहे उनके फ़ेवर में हों, उनके अगेंस्ट में हों, वो अलग बात है। आप रोज़गार के लिए जा रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन यापन को लेकर जो कर सकते हैं, करें। फालतू के मसलों में पड़ने से बचें, मेरा बेसिकली ये कहना है। दूसरी चीज़ कि बसों वगैरह में घूमने वगैरह के लिए आपके पास कार्ड है, आपको जहाँ जाना है, मोबाइल में एक ऐप आ जाता है, जैसे ही आप वहाँ लैंड करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऐप आ जाती है और आपको कहीं से कहीं जाना है, मान लीजिए रोहतक में आप पुलिस स्टेशन एसएचओ कोई सिटी थाना है, उससे सत भाई आपको अपने घर रोहतक में कहीं आना है, सिटी सेंटर पे आना है। तो आपके पास जो ऐप होगी, उसमें आप दोनों लोकेशन डालेंगे, आप जहाँ खड़े रहेंगे, वहाँ का लोकेशन वो खुद उठा लेगा। जहाँ आपको जाना है, आप उस लोकेशन को टच कीजिए, वो नाम होगा ज़रूर और वो फ़ौरन ऐप दिखा देगा कि आपकी बस कितने बजे कहाँ आएगी और आपको सिर्फ़ अपने नज़दीकी बस स्टैंड पे खड़ा होना है। वो गूगल से आप देख सकते हैं बस स्टैंड कहाँ है और कौन-सी बस आपके यहाँ जाती है, उसके नंबर बस स्टैंड पे लिखे रहते हैं, टाइम लिखा रहता है। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि दाएँ साइड खड़ा होना है या बाएँ साइड खड़ा होना है, सड़क के। क्योंकि जिस तरफ से आप आए हैं, जैसे मैं मान लीजिए कि चंडीगढ़ सेक्टर 17 से सेक्टर 34 जा रहा हूँ, तो सेक्टर 17 से बस जो मुझे मिलेगी 34 तक जाने के लिए और 34 से जो 17 तक आएगी, दोनों का नंबर एक ही होगा लेकिन सड़क के दोनों दूसरे साइड से मिलेंगी। कई बार जल्दबाज़ी में या भूल कर या गलतफ़हमी में हम उसी तरफ खड़े हो जाते हैं, जिधर हम उतरते हैं। तो वो एक बचने की चीज़ है क्योंकि आप हो सकता है फिर लंबा ट्रिप लगा लें और उसी रास्ते पे घूमते रह जाएँ। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें। जी, अच्छा गज़ाली साहब एक और हमारे जो जिन्होंने वीडियो देखा लास्ट उन्होंने एक कमेंट करके पूछा क्या इंडिया से मुसलमान भी जा सकते हैं? मुझे पता नहीं उन्होंने ये किस सेंस में पूछा है, लेकिन मैं तो सवाल आपसे जा पूछता हूँ। सकते हैं।
मैं सामने बैठा हूँ, पढ़ने के लिए तो जा ही सकते हैं। काम के लिए मुझे नहीं लगता है कि उनका वहाँ पर रिलिजन को लेके कुछ है। हो सकता है वो सख्त हों, क्योंकि श्रमिक जो जा रहे हैं, मुझे उनकी कैटेगरी या एलिजिबिलिटी नहीं पता। उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मज़हब कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन किसी को वीज़ा देना या ना देना उस कंट्री का आधार होता है, और वो किसी भी वजह से या किसी भी कारण से आपको कैंसल कर सकते हैं या वीज़ा नहीं दे सकते हैं। अप्लाई करना आपका हक है, क्योंकि सरकार ने जब ये ऐड निकाला है, तो सरकार ने भी कहीं पर भी मज़हब की बात नहीं की है। तो जा सकते हैं, कम लोग जाते हैं, ये भी फैक्ट है कि बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि बाकी मिडल ईस्ट के जो कंट्री हैं, खाड़ी देश और भी हैं, दुबई है, यूएई है या दुबई कह लें, या सऊदी है, ओमान है, इजिप्ट है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ऐसी जगह मुसलमान जाते हैं, क्योंकि मुसलमान बहुल देश है वो। तो इज़राइल भी आप अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच कुछ ऐसे शहर हैं जो हैं फ़िलिस्तीन के, लेकिन उसके ऊपर इज़राइल का भी कब्ज़ा कंट्रोल है। उधर जाने की कोशिश ना करें जब भी आप जाएँ। हालाँकि फ़िलहाल सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वो आपको जाने भी नहीं देंगे, लेकिन हिंदुस्तानी पासपोर्ट के साथ आपको हर जगह घूमने में बहुत आसानी होती है। तो एक चीज़ का वो ख़्याल रखें, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो पूछिए। जी, जी, एम्बेसी जी। की बात आप कर रहे थे, जी, एम्बेसी जी। जो है वो तेल अवीव शहर में है, जहाँ जिस शहर में एयरपोर्ट है, जहाँ ये उतरेंगे, तो तेल अवीव शहर में एम्बेसी है। और जनरली होता ये है कि बाहरी मुल्क में आप जब जाते हैं, तो या तो एम्बेसी खुद एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप खुद भी एम्बेसी जाके अपने आप को रजिस्टर कराएँ। एजेंसी जो आपको लेकर जा रही है, वो ज़रूर आपको कराएगी, तो आपको अगर ये भी पता करना है, तो एक बार जाकर वो वेरीफ़ाई भी कर लें कि हमारी डिटेल्स एजेंसी ने एम्बेसी को दी है या नहीं दी है। एजेंसी वैसे, क्योंकि हरियाणा सरकार खुद इन्वॉल्व है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो इसका पूरी तरह से ध्यान भी रखेंगे कि एम्बेसी में जो है, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में आपकी डिटेल्स रजिस्टर्ड होगी। तीसरी बात आप पूछ रहे थे नौकरी के बारे में। नौकरी का मसला ये है कि दरअसल इज़राइल में जो आम नौजवान, पढ़े-लिखे नौजवान किसी दूसरे काम के लिए अगर जाना चाहें, तो नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि उनका एक है कि उस कंट्री में एक तो वर्क अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। हर सेक्टर की नौकरी वहाँ अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सेक्टर में लोग होते हैं, तो वो भी मैं मतलब इंडियन स्टूडेंट्स, जो जितने भारतीय लोग इज़राइल में हैं, उसमें से ज़्यादा प्रतिशत, करीब 18% जो है, मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स हैं। और उसके अलावा केयर गिवर्स हैं, जो मैं पिछली बार आपको बता रहा था, जो मेल नर्स या फीमेल नर्स होते हैं, किसी फैमिली के साथ रहते हैं, बड़े-बुजुर्गों की देख-रेख के लिए। और दूसरी नौकरियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली लोकल लोगों को भाषा की वजह से जी। रखना उनके ग लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद गज़ाली है। साहब, मैं ये बहुत सारे साथी ये भी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि मान लीजिए सरकार उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर में उनको मौका नहीं देती है, उनका नंबर नहीं आता है, तो क्या वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं? ऐसी कोई वेबसाइट वहाँ की जो आपकी नॉलेज में हो? मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उनकी कोई ऐसी जॉब वाली वेबसाइट हो, जहाँ पर आप सीधे अप्लाई कर सकें, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मज़दूरों को लाना होता है या श्रमिकों को लाना होता है, तो इज़राइल कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लोग काम कर रहे हों, ख़ास करके श्रमिक। और उनकी उनकी अ, उन उन वो जब लेते भी हैं, तो फिलीपींस जैसे शहर से हैं, या थाईलैंड से ले लिया, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, उन लोगों को ले जाते हैं। और ज़्यादातर वो देशों के थ्रू ही, जो राजनयिक रिश्ते हैं, डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, उसके थ्रू ही इन चीज़ों को चैनलाइज़ करते हैं। मेरे ज़हन में या मेरी जानकारी में कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है, या कोई ऐसा इंटरनेट का एड्रेस नहीं है कि जहाँ पर आप जाएँ और इज़राइल की नौकरी आपको मिल जाए। हो सकता है कि बहुत कम तादाद में या बहुत चुनिंदा कंपनियों में ऐसी कोई ज़रूरत हो, जिसमें ओवरसीज़ वर्कर या फॉरेन वर्कर्स को वो ले रहे हों। लेकिन मेरे ख़्याल से, अब मेरी जानकारी में ऐसी चीज़ नहीं है। गज़ाली बाकी साहब। गूगल जी। करके लोग देख सकते हैं। जी, गज़ाली साहब, वहाँ क्या मंदिर वग़ैरह, मस्जिद वग़ैरह ये कॉमन है? जो जो लोग जाएँगे, मान लीजिए कभी संडे को उनको जाने का मन हो, तो ऐसा कुछ है? मंदिर तो मेरे ख़्याल से वहाँ, हाँ, एक चीज़ और इसी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो, हालाँकि हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो धार्मिक प्रैक्टिसेज़ हैं, जैसे वहाँ पर बीफ खाया जाता है, दुकानों में आसानी से मिलता है।
एक चीज़ तो ये कि मांस मछली जो है, वहाँ की दुकानों में बड़ी आसानी से मिलता है, जिससे हो सकता है कि हमारे श्रमिक भाई जो जा रहे हैं, उनको उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे या वो ऐसी चीज़ हिंदुस्तान में ऐसे खुले में ना देख रहे हों, वो वहाँ पर मिलता है। दूसरी चीज़ मैंने फ्राइडे सैटरडे की बात इसीलिए बताई थी कि वो भी उनके मज़हब से जुड़ा हुआ है, जिस दिन सारी चीज़ें बंद होती हैं और बहुत स्ट्रिक्टली बंद होती हैं। वहाँ के भी जो धार्मिक लोग हैं, वो अपने धर्म को लेकर बहुत अग्रेसिव होते हैं, जो धार्मिक लोग हैं और मज़हबी लोग जो हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा मैंने नस्ल भेद, नस्ल कुशी या किसी मज़हब को लेकर कुछ सुना नहीं है। लेकिन मंदिर की जहाँ तक आपने बात पूछा है, मैंने वहाँ पर कोई मंदिर देखा नहीं है वैसे, कि कहीं कोई मंदिर हो क्योंकि उनके मज़हब में थोड़ा-सा आइडल वर्शिप को लेकर भी ऑब्जेक्शन होते हैं। तो क्रिश्चियंस के चर्च तो हैं, मुसलमानों के मस्जिद तो हैं और भी बहाई एक मज़हब होता है, उसके भी लोग हैं। अहमदिया जो एक मुसलमानों के अंदर ही एक और ग्रुप है, उनके भी सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन मंदिर की जानकारी मुझे नहीं है। मैंने मंदिरों के बारे में वहाँ पर सुना नहीं है, हालाँकि तेल अवीव जैसे शहर में एक बहुत हिंदुस्तानी महिला हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, बहुत मशहूर हैं। प्रवासी दिवस पर उनको भारत में अक्सर सम्मानित किया जाता है, इंडियन एम्बेसी से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भारत के लोग हैं या भारत की चीज़ या हिंदुस्तानी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ आप जाएँगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं, यहाँ भी हिंदुस्तानी काम करते हैं, तो उस कनेक्ट से आपको बाकी जानकारियाँ भी मिल जाएँगी। अच्छा गज़ाली साहब, वहाँ नमस्ते और थैंक यू कैसे बोलते हैं? कोई ऐसा शब्द है? क्योंकि ये तो ऐसा शब्द है, हमें पता ही होना चाहिए। जैसे फ़ॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो नमस्ते करने की कोशिश करते हैं। जैसे अरबी का या हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम होता है, तो उनके उनके ज़बान में जो है शलोम कहते हैं। आप शलोम कहें तो वो जवाब देंगे और थैंक यू के लिए आप शुक्रान कहें, जैसे हम शुक्रिया कहते हैं उर्दू में, तो वहाँ शुक्रान कहा जाता है अरबी में। तो उनकी उनके कल्चर इतने मिक्स हैं क्योंकि जो हिब्रू लैंग्वेज है और जो अरबिक लैंग्वेज है, दोनों की ज़बान में कई शब्द जो हैं एक ही तरह के हैं। थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड रहता है। तो जो अरबी वहाँ मैक्सिमम लोग अरबी समझते हैं, हिब्रू भी समझते हैं। आपकी मेरी मेरे लिए जो आसानी थी वो ये थी कि शलोम हिब्रू का वर्ड है, शुक्रान जो है अरबी का वर्ड है। तो आप दोनों मिला के भी चलें तो बंदा समझ जाता है या आपकी बात को समझ ले। जी, गज़ाली साहब, आज भी हमने काफ़ी सारी जानकारी अपने श्रमिक भाइयों के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आपसे ली और आपको उस चीज़ के लिए शुक्रान है, आपने हमें समय दिया। हम भी थोड़ी बहुत नहीं, नहीं। हिब्रू जो ना सीखे हैं और फिर अगर कोई चलिए सवाल आएँगे तो कोशिश करेंगे आपसे हम फिर जुड़ें। ज़रूर, नमस्कार। ज़रूर, ज़रूर। शुक्रिया, शुक्रिया सद भाई।